श्रोताओ, आज हमारे साथ डॉक्टर आर.वी. जैन हैं। आप सीनियर प्रोफेसर हैं और अध्यक्ष हैं कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के पीजीआईएमएस रोहतक में। आज हम इनसे जानेंगे कि जो वैक्सीनेशन है कोरोना की, वो कितनी ज़रूरी है और क्या कुछ उसके बारे में भ्रांतियां हैं, कब-कब उसको लगवाना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे रहते हैं। डॉक्टर जैन, आपका स्वागत है। बताइए पहले तो कोरोना में वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया है और कितनी वैक्सीन्स हमारे पास यानी अपने देश में उपलब्ध हैं? मैं मिश्रा जी, मेरी तरफ से सभी श्रोता भाइयों को सादर नमस्कार। मैं ये बहुत आज के समय में ये बहुत ही जरूरी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए हमारे पास वैक्सीनेशन जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साधन है, तरीका है। और इसमें ये बड़ा सही समय पे वैक्सीन हमारे को उपलब्ध हुई है। वैज्ञानिकों ने इतनी अच्छी खोज के बाद ये ऐसा हमारे हाथ में एक मंत्र दिया है या एक ऐसा साधन दिया है जिसकी वजह से हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं। तो देश में हमारे पास अभी दो तरह की वैक्सीन उपलब्ध है, एक कोविशील्ड और एक कोवैक्सीन। दोनों ही वैक्सीन अच्छी हैं। कई बार लोगों में भ्रांति रहती है कि ये वैक्सीन अच्छी है या ये वैक्सीन अच्छी नहीं है। उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि दोनों वैक्सीन का पर्पज है बीमारी से बचाव करना। तो इस बात में जाने की बजाय कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, इस बात पे जाना चाहिए कि हमें वैक्सीनेशन कराना है। जी। दूसरी बात है, हाँ जी। जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा इसमें ये है कि जो दो वैक्सीन अवेलेबल हैं, एक तो इनकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, मतलब दोनों दो डोज क्योंकि लगनी होती हैं, कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की भी, तो दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। और अभी कुछ कोविशील्ड का पीरियड और बढ़ा दिया है, इसके बारे में भी भ्रांतियां हैं, तो क्या इसकी स्थिति क्या है? हाँ, मैं आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देता हूँ कि कोवैक्सीन जो है वो हमारे पास हमने पहले फेज में हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर के लिए शुरू किया था। उसके बाद 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए शुरू किया। उसके बाद 45 साल से लोगों के लिए जिनको कोई कोमोर्बिडिटी है, ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, शुगर की तकलीफ है या हार्ट में की। किसी और तरह की तकलीफ है, उनके लिए किया। अब चौथा, फिर बाद में ये कर दिया 45 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो आए वैक्सीनेशन साइट पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वैक्सीन लगवा लें। अब जो 1 मई से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन सरकार ने और शुरू कर दिया है। तो टाइमिंग की जहाँ तक बात है, पहली डोज तो हम उसके कुछ इंडिकेशन है कि इन लोगों को लगवाना चाहिए, जरूर लगवाना चाहिए, और इन लोगों को नहीं लगवाना चाहिए। मैं लगवाने की जहाँ तक बात है वो तो मैं कहता हूँ कि सभी को लगवाना चाहिए। अब उसमें किसको नहीं लगवाना चाहिए, हमारे पास पहले इंस्ट्रक्शन ये थी कि प्रेग्नेंट फीमेल को नहीं लगाना चाहिए। हमारा अनुभव कम था वैक्सीन के बारे में कि सेफ्टी और एफिकेसी के बारे में। और दूसरा, जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको भी नहीं लगवाना चाहिए। तीसरा, हम ये कहते थे कि जो कोई ऐसी दवाई खा रहे हैं जो खून पतला करने वाली हैं या स्टेरॉयड हैं या इम्यूनोसप्रेसेंट हैं या जिनको किसी तरह की एलर्जी है, खाने की किसी वस्तु से फूड एलर्जी है या किसी दवाई से एलर्जी है, या पहले कोई वैक्सीन लगवाई है उससे किसी तरह की एलर्जी हुई है, या पिछले 2 हफ्ते में जिसने लगवाने आ रहे हो उसमें आपको किसी वैक्सीन से कोई एलर्जी हुई है, तो ये प्रिकॉशनरी, क्योंकि हमारा अनुभव कम था इस वैक्सीन के साथ, तो ये गाइडलाइंस थी। अब उन गाइडलाइंस में एक बदलाव किया गया है कि दूध पिलाने वाली माताओं को ये वैक्सीन लगा सकते हैं। दूसरा, पहले भी ये भी था कि जिनको कोरोना हुआ है उनको वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, ये भी बहुत दिनों तक हमारे दिमाग में भ्रांति चलती रही। तो अब बड़ा क्लियर कट गाइडलाइन आ गई है कि जिनको कोरोना हो चुका है उनकी नेगेटिव रिपोर्ट के 3 महीने के बाद ये वैक्सीन वो लगवा सकते हैं, और उनको भी जरूर लगवानी चाहिए। इसलिए लगवानी चाहिए क्योंकि वैक्सीन से हमें पूरी इम्यूनिटी मिलती है और जो वेरिएंट आ रही हैं उनसे भी हमारे को बचाव करती है। तो ये तो है कि वैक्सीन किसको लगाना चाहिए, दूसरी बात किसको नहीं लगवाना चाहिए, और बाकी सभी लोग हैं जो वो अपना वैक्सीन सबको लगवाएं। जी, आपने कहा कि जैसे पहले डॉक्टर साहब कहा कि गाइडलाइंस थी कि जो थिनर खा रहे हैं यानी खून पतला करने वाली गोलियां खाते हैं, जो हार्ट पेशेंट है उनको नहीं लगवानी चाहिए, तो अब क्या है प्रेजेंट में, लगवानी चाहिए उनको? नहीं, उनको हाँ बिल्कुल आपने सही बताया। जो तो लोग
थिनर की मात्रा 75 मिलीग्राम इकोस्प्रिन खा रहे हैं या एक एंटीकोगुलेंट खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, उनको जरूर लगवाना चाहिए। जो ज्यादा मात्रा में खा रहे हैं उनके लिए हम एक दिन पहले और एक दिन जिस दिन वैक्सीन लगती है उस दिन उस दवाई को बंद करने के लिए कहते हैं जी। तो अदरवाइज ये उनको वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर कोरोना बीमारी हो जाती है तो उनको और ज्यादा सीरियस बीमारी होने का डर रहता है। अच्छा, दोनों के बीच में गैप का और बताइए, क्योंकि अभी कोविशील्ड का गैप कुछ और बढ़ा दिया गया है। हाँ बिल्कुल, तो आपने सही बात आपने ये की है कि जो कोवैक्सीन है उसमें जो हमारा गैप था 2 डोज के बीच में, वो 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पे था जी। वो तो अभी तक वैसा का वैसा ही है। कोविशील्ड में पहले हम 6 से 8 हफ्ते का अंतराल करते थे 2 डोज में। अब वो सरकार ने बड़ा सोच समझ के वैक्सीन का ज्यादा फायदा हो इसलिए करके कि अब ये जो अंतराल है वो 12 से 16 हफ्ते का कर दिया 2 डोज के बीच में। और इसके लिए चार्ट भी दिया है कि 84 डेज, 12 हफ्ते का मतलब 84 डेज, 12 into 7 84 डेज के बाद कम से कम आप दूसरी डोज ले सकते हैं। ये कोविशील्ड के बारे में। हाँ जी जी। तो इसमें डॉक्टर साहब लोगों के मन में थोड़ा सा भ्रम ये है कि कोविशील्ड का ही पीरियड क्यों बढ़ाया और उसका कोवैक्सीन का नहीं बढ़ाया, तो क्या कोई इफेक्टिवनेस में कोई दोनों की कुछ फर्क है क्या, ऐसा कुछ है कुछ? देखिए, जो एक तो मैन्युफैक्चरर जो होता है ना जी, जो कोवैक्सीन है वो वायरस को किल करके, केमिकली किल करके इनएक्टिवेटेड या किल्ड वायरस से वैक्सीन बनाई जाती है। अच्छा। तो वो तो वैक्सीन का एंटीजन है, ऐसा वैज्ञानिकों ने माना है और रिसर्च ने पाया है कि उसके से 4 हफ्ते के बाद उसमें जो सेकेंड डोज है वो इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करती है, बूस्ट करने का काम करती है। और जो कोविशील्ड है वो हम स्पाइक प्रोटीन, एक एंटीजन होता है इसको कोविड वायरस के ऊपर, उस स्पाइक प्रोटीन को लेकर के हमने एडिनो वायरस के ऊपर उसको, वेक्टर वायरस को हमने लिया है, उस प्रोटीन को हमारे शरीर में इंजेक्ट करने के लिए। तो वो कहते हैं कि ये जो प्रोटीन है, एंटीजन जो हमारे शरीर में टेकअप होता है इम्यून सिस्टम के द्वारा, जितना इंटरवल ज्यादा होगा उससे हमारी प्रोटेक्शन ज्यादा होगी। ऐसे वैज्ञानिकों का मत कई बार अखबार में, टीवी में, रेडियो में बार बार जगह प्रसारित भी किया गया है कि कोविशील्ड जो वैक्सीन है, क्योंकि वो दूसरे तरीके से बनाई गई है, ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका इंग्लैंड की जो कंपनी है उसने उसकी बनाई हुई है, ये एंटीजन से बनाई जाती है। और इस एंटीजन में ऐसी खूबी है कि ये जितना इसका इंटरवल बढ़ाएंगे उतना उसके हमारे को सेफ्टी या इसकी एफिकेसी ज्यादा होगी। जी तो जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज और है कि दोनों वैक्सीन जो है वो लगाने के लिए अब क्या स्थिति है, मतलब एज बार आपने कहा कि अब 18 से ऊपर भी कर दिया गया है, तो कहाँ कहाँ इनकी उपलब्धता है और प्रोसेस क्या है, क्योंकि कुछ रजिस्ट्रेशन का भी शायद मसला है इसमें। हाँ बिल्कुल, आपने सही बताया, ये थोड़ा सा अभी मामला इतना सरल नहीं है जैसा हमें नजर आ रहा है। तो इसके लिए जानना जरूरी है, जो 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं वो तो वैक्सीनेशन साइट गवर्नमेंट की हो, वो कहीं पे भी चले जाएं, गवर्नमेंट की या प्राइवेट में भी लग रही है कुछ जगह पे, तो उसमें वो जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, वो जांच पड़ताल करते हैं कि कहीं किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है, उसके बाद वो वैक्सीन लगा देते हैं। तो उसमें तो, और दूसरी डोज के लिए भी वो जैसा इंटरवल मैंने बताया था उसको देख के और कोविन पोर्टल पे देख के वो वेरीफाई करके कि इसको फर्स्ट डोज कब लगी है और अब इसको फर्स्ट सेकंड डोज का टाइम आ गया है और हम इसको लगा सकते हैं। इस तरह से 45 साल से ऊपर वालों में कोई समस्या अभी नहीं है। और ऐसा भी माना जाता है क्योंकि पिछले 3-4 महीने से, लगभग 18 जनवरी से हमने प्रीजाइमर, 16 जनवरी से स्टेट में वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, तो अभी तक काफी सारे लोगों ने ये लगवा चुके हैं। तो इसलिए 45 से ऊपर वालों के लिए तो साइट पे जाएं और अपना वैक्सीन लगवा लें। और जो 18 से 44 साल का जो नया शुरू किया था, वो उसमें सरकार ने एक पॉलिसी बनाई कि जो गवर्नमेंट साइट्स हैं, क्योंकि प्राइवेट में शायद अभी तक ये वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो उसमें ये कर दिया उन्होंने कि आपको 1 दिन पहले या 2 दिन पहले आपको अपना स्लॉट बुक करना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ेगी। वो बुक करने के बाद जितने लोग उसमें आएंगे, शेड्यूल में फिक्स होंगे, उनको मैसेज आएगा और उसी तरह की सूचना हमारे पास सेंटर साइट पे भी आती है, वैक्सीनेशन सेंटर साइट पे भी आ जाती है। हम उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, प्रिंट भी ले लेते हैं या कंप्यूटर में भी देख लेते हैं। वो मैसेज लेके आता है बंदा कंप्यूटर पे और उसको एक सीक्रेट कोड भी दिया होता है
4 डिजिट का। तो वो 8 मई से शुरू किया है। वो अपना कोड बताता है और उसको हम कंप्यूटर पे डाल के वेरीफाई करते हैं और लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है तो उसको वैक्सीन लगा देते हैं। इसमें दिक्कत इतनी आती है कि लगवाने वालों का नंबर बहुत ज़्यादा है और स्लॉट में हमें कई जगह 100 बंदों को एक दिन में वैक्सीन लग रही होती है, कईयों को 200 को लग रही होती है। तो जब इतना कम नंबर जो है एक सेंटर पे लग रहा है आजकल और लगवाने वाले अभी बहुत ज़्यादा हैं, जागरूकता, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नागरिकों में इस बारे में बहुत अच्छी जागरूकता फैली है। तो इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है कि अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरेगा और वैक्सीनेशन की मात्रा भी बढ़ेगी और काफ़ी सारे लोग जो वैक्सीन लगवा चुके होंगे तो उसके बाद ये भीड़ कम हो जाएगी। तो मुझे लगता है वो अपॉइंटमेंट भी ठीक ठाक मिलने लग जाएगी। जी डॉक्टर साहब, वैक्सीन लगवाने के लिए जाते समय लोगों को कोई सावधानी पहले या बाद में रखनी हो, बताइए हमारे श्रोताओं को। देखिए, वैसे तो जैसे हम छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हमारा 19 नवंबर 1985 से चल रहा है, लगभग 35-36 साल हो गए हैं। वैक्सीनेशन एक स्वस्थ व्यक्तियों को लगता है और वैक्सीनेशन स्वस्थ रखने के लिए लगाया जाता है, इसलिए इसमें कुछ बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की बात नहीं है। आप खाना खा के जो भी अपना रूटीन समय है उसमें लगा सकते हैं और आमतौर पे 1-2 दिन जो है ना, सामान्य तौर पे बुखार या दर्द या सामान्य लक्षण ऐसे आ जाते हैं, जो सभी वैक्सीन के साथ आ सकते हैं। कुछ लोगों को कुछ भी नहीं होता है और कुछ लोगों को इस तरह की तकलीफें, इस तरह की 1-2 दिन दिक्कतें आ सकती हैं। तो वो पैरासिटामोल की गोली हम बताते हैं 650 मिलीग्राम की, सुबह शाम 2 दिन या 3 दिन ले सकते हैं, उससे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाकी लगवाने से पहले कोई ऐसी विशेष प्रिकॉशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आएँ, जिस टाइम मर्जी आएँ, 9 बजे से लेके और 2 या 3 बजे तक सेशन चल रहे हैं, तो उसमें जो है किसी तरह की कोई दिक्कत उनको नहीं होगी। जी, कुछ और डॉक्टर साहब हमारे श्रोताओं को इससे संबंधित आपने बताना हो, क्योंकि जो हमारे मन में शंकाएं या जिज्ञासाएं वो तो हमने पूछ ही ली हैं श्रोताओं की तरफ से। कुछ हाँ और जी। अगर इसमें कोई मुद्दा या कोई मसला रहता है तो उसको भी आप बताएं। इसमें एक मुद्दा अभी भी रहता है कि जिनको कोरोना हो चुका है वो वैक्सीन कब लगवाएं, या जिनको पहली डोज लगने के बाद फिर कोरोना हो गया है तब वो सेकंड डोज कब लगवाएं और कैसे करें। तो इसमें एक अब तो अखबार में भी दे दिया है और साफ सुथरा भी हमने गाइडलाइंस ले ली है। जिसको कोरोना नेगेटिव आ गया है होने के बाद उसके 3 महीने के बाद वो अगर सेकंड डोज ड्यू है तो सेकंड डोज 3 महीने के बाद लगवा लगवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अगर पहली डोज नहीं लगवाई है तो उसके बाद अपनी वैक्सीनेशन वो करवा सकते हैं। एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरी बात है कि जैसे लोग कहते हैं कि भाई मुझे मिर्गी के दौरे आते हैं या मेरे को शुगर की तकलीफ है या मेरे को हार्ट की तकलीफ है, कई लोग ऐसे हैं जिनको कैंसर या कोई इस तरह की तकलीफ है। तो बाकी जितनी बीमारियां हैं, किडनी की हैं, हार्ट की हैं, लीवर की हैं, कोई भी हो, उनमें वैक्सीनेशन का कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि ये बचाव करती है और ऐसे में अगर बीमारी हो जाए तो बहुत ज़्यादा खतरों से आसानी से बचा जा सकता है। अच्छा, वैक्सीनेशन। जी डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि वैक्सीनेशन के बाद थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, यानी पहली डोज के बाद ये जरूरी नहीं है कि आपको कोरोना ना हो, लेकिन दूसरी के 2 हफ्ते बाद जो है वो एक तरह से एंटीबॉडीज वगैरह तैयार हो जाती हैं, तो तब रोग से लड़ने की क्षमता जो है वो ठीक हो जाती है। तो कितने दिन के बाद ये वैक्सीन आदमी को उस कोरोना रोग से लड़ने के लिए तैयार कर देती है? हाँ, ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। लोगों को आमतौर पे ऐसा थोड़ा थोड़ा मन में आ सकता है कि अब मैंने वैक्सीन लगवा ली है, अब मेरे को कोई डर नहीं है, मैं प्रिकॉशन रखूं या ना रखूं, अब मुझे बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये धारणा ठीक नहीं है। सही बात यह है कि वैक्सीन के दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद हमें वो हमारे शरीर में जो बचाव की जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बन जाती है। तो जब तक वो ना बने तब तक हमें ध्यान रखना, और उसके बाद भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए क्योंकि कई बार थोड़ी बहुत ही म्यूटेशन हो जाती है, हल्की फुल्की बीमारी फिर भी आ सकती है, और उसमें आने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या है, खुद को तो इतनी तंग नहीं करेगी, उससे आपसे दूसरों को लगने का डर रहता है, परिवार के दूसरे सदस्यों को भी लगने का डर रहता है। इसलिए वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क पहनना और जो है बार बार अपने हाथ धोना, सैनिटाइज करना और भीड़ भाड़ वाले एरिया से आपको बचाव करना जरूरी है। वो हमें इस बीमारी की रोकथाम के लिए, बीमारी ना हो, ना फैले हमारे से, तो इसके लिए ये बहुत अति आवश्यक जो है ना, ये
सावधानी है और हमें इन एहतियातों को जरूर बरतना चाहिए। कुछ और अंत में संदेश देना चाहें आप श्रोताओं को? एक संदेश है कि वैक्सीन लगवाने के बाद हम ये फील्ड लेवल पे काफी सारे लोगों में अध्ययन कर रहे हैं कि जिनको वैक्सीन लगी है उनमें से कितनों को बीमारी हुई और उनमें से भी कितनों को सीरियस या ऐसी बीमारी हुई जिनकी वजह से उनको अस्पताल में रहना पड़ा या कोई बहुत ज्यादा सीरियस परिणाम भुगतने पड़े, और बाकी जो है जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है उनमें से कितनों को बीमारी हुई और कितना उनमें से सीरियस बीमारी हुई। तो दोनों का हमें कंपैरिजन से ये पता लग जाएगा, वैक्सीन का हमें हमारे सामने जीता जागता उदाहरण होगा कि इसके कितने फायदे कितने लाभ हमारे को हैं इस बीमारी से बचाव करने के और बीमारी से कोई भी सीरियस बात ना हो उस बात से बचने के लिए। जी, तो वैक्सीन जो है ना अपने आप में हमने 35 साल का अनुभव भी है कि वैक्सीन तो एक बचाव का सबसे अच्छा तरीका है, ताकि हमारा जो एजेंट है जिसमें वैक्सीन लगी है उसके पास आएगा तो आगे बढ़ेगा नहीं, वहीं मर जाएगा। इससे इस फैलाव को बीमारी को बढ़ने से रोकने के लिए वैक्सीनेशन जो है वो जरूर कराना चाहिए। डॉक्टर आरबी जैन, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी दी। आशा है कि हमारे श्रोताओं को इससे लाभ मिलेगा, मार्गदर्शन होगा और वैक्सीनेशन को प्रॉपर तरीके से यानी उचित तरीके से करेंगे और इसका लाभ उठाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू, नमस्कार।